नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने बहुत टाइम के बाद जो है वो वीडियो लेके आई हूँ और इसके पीछे का कारण ये है कि मैं किसी कारण से थोड़ा सा बिजी थी, जिसके कारण से मैं आपको ये वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब मैं जो है फिर से जहाँ से भी मैंने जो वीडियो आपको नहीं बनाई थी वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लेके आप आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दिसंबर 2023 का दिसंबर 2023 को हुआ था और उसको हम जो है एक ही वीडियो में, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन एक से लेकर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट जो है वो करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मेरी इस चैनल पे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि मैंने 2009 से लेकर अभी तक के लिए जितने भी क्वेश्चन पेपर जो विजुअल आर्ट के जो नेट के क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं उनको मैं सॉल्व कर रही हूँ। और इसका जो आंसर रहता है वो हमारी जो आंसर की होती है ऑफिशियल आंसर की, उसी के बेस्ड पे इसका आंसर रहता है। तो आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो है उन वीडियो को देख के और अपने आने वाले जो नेट की जितने भी एग्ज़ाम है या आर्ट के एग्ज़ाम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दिसंबर 2023 का, तो वो है कि मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वास्तु कला शैली में हुआ था। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपके पास सोलंकी, द्रविड़, बेसर या नागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सोलंकी इज द राइट आंसर। मोढेरा सूर्य का मंदिर का निर्माण जो है वो सोलंकी वास्तुकला शैली में हुआ था और यह एक हिंदू मंदिर है जो कि वर्तमान में जो है गुजरात में स्थित है। और यह जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में जो है चालुक्य वंश ने भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1, सोलंकी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दृश्य संप्रेषण में कौन कौन से सम्मिलित है। वो आपको बताना है कि आपके दृश्य संप्रेषण में, मतलब कि जिसको हम देखते हैं उसमें कौन कौन चीज़ें सम्मिलित है। तो संकेत, प्रतीक, संगीत या टाइपोग्राफी, मतलब जिसको हम मुद्रण कला भी कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको पता है कि जो आपका संकेत है तो संकेत के को भी हम जो है देख के ही समझ सकते हैं, तो संकेत आएगा। और प्रतीक को भी हमें देख के ही हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो संगीत है वो संगीत को जो है हम बिना देखे भी हम जो समझ सकते हैं कि संगीत है, तो इसीलिए यहाँ पूछा गया है दृश्य संप्रेषण, तो ये संगीत यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो आपका टाइपोग्राफी है, मतलब कि मुद्रण मुद्रण मतलब कि जो आपकी प्रिंटिंग होती है, तो उसको भी हम जो है वो देख कर ही समझ सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बी सी और ए बी डी जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ौदा में स्थित प्रसिद्ध मूर्ति अबेकस के शिल्पी कौन थे। तो आपको बताना है कि बड़ौदा में जो आपकी जो मूर्ति है अबेकस, इसका शिल्पी कौन है। तो ऑप्शन में है महेंद्र पांड्या, शंकु चौधरी, बलबीर सिंह कट या नागजी पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके नागजी पटेल। नागजी पटेल जो है इनका जन्म 1937 ईस्वी में जो बड़ौदा गुजरात में हुआ था। और ये जो है अधिकतर जो है पत्थर की मूर्तियों पे काम किया करते थे। कहने का मतलब है कि इन्होंने पत्थर की मूर्तियाँ बनाई है। और इसमें से जो इनके जो मूर्ति शिल्प रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस है, उसमें से जैसे कि नाग है, पशु है, चेयर, खरगोश, गाडेस, बर्ड, वट वृक्ष इत्यादि जो है इनके जो काफ़ी फेमस जो है वो मूर्ति शिल्प रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नागजी पटेल की है ये अबेकस, तो इसके डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है मोनोटाइप, सेकंड है प्रोटोटाइप या आइसोटाइप या फोटोटाइप। तो इसका जो सही आंसर है कि शब्द रहित मतलब कि जो आपके शब्द रहित जो विश्व भाषा है उसको विकसित करने के लिए जो होता है वो होता है आपका आइसोटाइप जो है उसका प्रयोग जो है उसको इस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे आपको कुछ अभिकथन दिए गए हैं। तो अभिकथन ए और उसका आर उसका कारण है। तो अभिकथन ए में कहा गया है कि छापा चित्र के नीचे पेंसिल से हस्ताक्षर करने की वैधता प्रणाली कला की मौलिक रचना बना देती है। तो इसका जो ऑप्शन है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। और कारण आर छापा चित्र को मौलिक रचना
मानने के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। तो ये बात भी सही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साइन जो है उसमें वो होने ही चाहिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी है कि जो अगर आप उसमें साइन कर देते हैं तो उसकी एक वैधता प्रणाली यानी कि जो है वो एक प्रकार से जो है कि जिसने वो बनाया है उसकी एक जो है प्रमाणित कृति जो है वो बन जाती है, उसकी मौलिक रचना जो है वो बन जाती है जिसकी वो पेंटिंग होती है। लेकिन यह सही भी नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आनंद मंगल पुस्तक जिसमें रामचंद्र रॉय द्वारा उकेरित चित्र था किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1820, 1816 या 1822। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1816। 1816 में जो है ये जो आनंद मंगल है ये इसको चित्रित किया गया था। तो ये जो है रामचंद्र रॉय के द्वारा उकेरे गया चित्र था। और ये जो पुस्तक है ये लगभग जो 1752 या 53 के आसपास लिखी गई थी। और इस तरह से इन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी और भी जो है वो पेंटिंग बनाई है या पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने पेंटिंग की है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये 1816 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। उन छापा चित्रकारों को पहचान कीजिए जो कांस्य कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है सनतकर, LM सेन, लक्ष्मण गौड़, सोमनाथ और तो इसमें से जो आपको जो कांस्य में काम करते हैं तो वो आपको पहचानना। तो ऑप्शन में है जैसे कि आपके है लक्ष्मण गौड़ है और सोमनाथ होर है। सोमनाथ होर जो है ये दो चित्रकार इस तरह के हैं कि जो कि कांस्य में कार्य करते हैं, मतलब कि कांसा धातु में उन्होंने जो है वो अपनी मूर्ति शिल्प जो है वो बनाई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो इसमें से छापाकार जो लक्ष्मण गौड़ और सोमनाथ होर हैं, लक्ष्मण गौड़ का जन्म जो है 1940 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के जो कि वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है तो यहाँ पे हुआ था। और ये जो है प्रारंभिक से जो है मुख्य रूप से जो है वो प्रिंट मेकर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो जो इसके साथ जो आपके सोमनाथ होर जी है इनका जन्म 1921 ईस्वी में जो है वो बांग्लादेश में हुआ था। और ये छापाकार भी है और ये बहुत अच्छे मूर्तिकार भी माने जाते हैं। तो इस तरह से सी और डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेंट पीटर्स चर्च में पिएटा शिल्प के शिल्पकार कौन थे? तो ऑप्शन में है माइकल एंजेलो, राफेल, ड्यूरर, अल्बर्ट या जॉर्जियानो। तो इसका जो सही आंसर है कि सेंट पीटर्स चर्च में पिएटा जो है आपको पता है कि ये बहुत ही फेमस जो शिल्प रहा है, लेकिन इसके शिल्पकार कौन है तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सही है पहला, मतलब माइकल एंजेलो, जिनका बर्थ जो है 1475 ईस्वी से लेकर और इनकी जो डेथ हुई थी 1554 ईस्वी में 64 ईस्वी में इनका डेथ हुई थी। तो इस तरह से माइकल एंजेलो इज़ द राइट आंसर। और ये जो प्रतिमा है इसको जो है इन्होंने जो है करारा मार्बल में बनाया गया था। जो ये पिएटा है वो करारा मार्बल में निर्मित की गई है। तो यहाँ पे ए माइकल एंजेलो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पॉप कला आंदोलन के कलाकारों का चयन कीजिए। तो जो पॉप कलाकार है उनका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन में है जॉन मीरो, रिचर्ड लिंडनर, एंडी वराहॉल, ऑटो म्यूरल या जोआ आर्ट। तो जो पॉप कला के जो मुख्य कलाकार रहे हैं तो वो है आपके जो है रिचर्ड लिंडर और एंडी वराहोल। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं आगे 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित संतुलन के उदाहरण है? तो आपको बताना है। तो ये है व्यतिरेकी संतुलन, एकांतर संतुलन, ऊर्ध्वस्थ संतुलन, भार संतुलन या विकर्णीय संतुलन। तो इसमें से जो आपको क्या है कि समितीय संतुलन की एग्जाम्पल है तो वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका इसमें जो सही ऑप्शन है तो सबसे पहले है आपका जो है आपका एकांतर संतुलन जो है, और उसके बाद है आपका ऊर्ध्वस्थ संतुलन भी है, और फिर लास्ट में है विकिरण संतुलन। तो इस तरह से BCE तो BCE आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों जो है वो समितीय संतुलन के उदाहरण माने गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें है त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था?
तो आपको बताना है जो त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह जो कि आपका दिल्ली में होता है, दिल्ली में एक जो है एग्जीबिशन लगती है, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या है कि 3 साल में एक बार ये एग्जीबिशन जो है वो तीनों सालों का कंबाइन रहता है। और इसमें जो है बाहर से विदेशों से लोग आते हैं और अपनी अपनी आर्ट जो होती है वो उनको जो है वो अपनी एग्जीबिशन में जो है वो एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। और जो इस समय के जो समकालीन जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनको मतलब उसके बीच में एक जो है सामंजस्यता जो है वो स्थापित की जाती है कि किस तरह की आर्ट जो है वो वर्तमान में यानी कि समकालीन जो चीज़ें हैं वो कैसी चीज़ें हैं और उसको पेंटिंग में कैसे दिखा जाता है। तो इस तरह की पेंटिंग रहती है ये। तो इसका जो शुभारंभ है वो आपका जो है हुआ था 1968 ईस्वी में। तो इसका से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चल टाइप से मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन संगत नहीं है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि संगत नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में है एक ऑप्शन में है गुटेनबर्ग ने चल टाइप की अन्वेषण किया था। ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त अन्वेषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। इस अन्वेषण में ऑफसेट मुद्रण का जन्म हुआ था। और डी चल टाइप से प्रथम मुद्रित पुस्तक बाइबल थी। और ई चल टाइप बनाने में शीशा और लोह धातु के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है सबसे पहले जो है आपका जो इसमें पूछा गया है संगत नहीं है। तो पहला जो है आपका है कि उपयुक्त अन्वेषण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो हमने सिर्फ जो इसमें गलत कहा गया है हमने वही चीज़ लेनी है। तो बी हमारा जो है वो बिल्कुल गलत है। तो यही चीज़ है। उसके बाद आता है हमारा इस अन्वेषण में ऑफसेट मुद्रण का जन्म हुआ था। तो ये भी है कि इसी टाइम जो है वो ऑफसेट का भी जन्म हुआ था, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हमने असंगत पूछा गया, संगत नहीं है वो पूछा गया है। और उसके बाद लास्ट में आता है कि चल टाइप बनाने के लिए शीशा और लोह धातु के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी गलत है। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन आता है BCE और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन में कहा गया है कि अपनी मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि जो मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करते हैं तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है राजेंद्र टिक्कू, PV जानकीराम, जयराम पटेल या अजीत चक्रवर्ती। तो वो है आपके राजेंद्र टिक्कू जिनका जन्म जो है वो 1953 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में हुआ था। और ये एक जो है ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। इनकी जो मूर्ति शिल्प है वो उन्होंने क्या किया है कि इनकी मूर्ति शिल्पों में हमें जो है शारदा लिपि का प्रयोग इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों में किया गया है। मतलब कि जो आपकी कश्मीरी भाषा है, जैसे कि आपको पता है कि जो कश्मीर से है जो राजेंद्र टिक्कू जी है और ये कश्मीर के हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो मूर्ति शिल्प है, जितनी भी मूर्ति शिल्प है, तो इन्होंने उस पर कश्मीरी भाषा को लिखा गया है, मतलब कि इसमें लिखा है और वो जो है आपकी शारदा लिपि में इसका प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि इनकी जो प्रमुख मूर्ति शिल्प रहे हैं वो है द फोर्ट, स्तूप हो गया, द ग्रीन लेटर्स हो गया, वाइट लॉक हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी इनके जो है वो मूर्ति शिल्प रहे हैं जिनका इन्होंने प्रयोग किया है विभिन्न माध्यमों के लिए। तो ए राजेंद्र टिक्कू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। कॉर्पोरेट विज्ञापन विवादास्पद क्यों होते हैं। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कॉर्पोरेट विज्ञापन का अपव्यय है, इस प्रकार के विज्ञापनों में उपभोक्ता की रुचि नहीं होती है, या यह कॉर्पोरेट असंयम का खर्चीला स्वरूप है। तो इसका जो सही आंसर है तो जो आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट होता है इसमें सभी के सभी जो ये चीज़ें हैं वो सही है, मतलब कि ना तो उनमें रुचि होती है, अपव्यय का साधन भी है और ये बहुत ही खर्चीला भी है। तो उपयुक्त सभी इज द यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। छापा कला में वॉश आउट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किसके लिए होता है। ऑप्शन में है एक्वांटेट में प्लेट को बिछाने के लिए, प्रस्तर या प्लेट को एच के लिए, किसी प्रस्तर या प्लेट में पुरानी स्याही या चित्र को हटाने के लिए, या गोंद को हटाने और प्रस्तर या प्लेट को पुनः सुग्राही बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि किसी प्रस्तर या प्लेट से पुरानी स्याही या चित्र को मिटाने के लिए जो है वो वॉश आउट का मतलब उसको धोया जाता है, ताकि जो पुरानी स्याही है या कोई भी पेंटिंग है, कोई भी चित्र जो है उसको हम उसको हटा सके। तो इसीलिए इसको वॉश आउट किया जाता है। तो सी वॉश आउट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। तो वो है कि कौन सा माध्यम रिलीफ मूर्तिकला के बिल्कुल निकट है। तो वो आपको बताना है कि रिलीफ मूर्तिकला के जो है जो काफ़ी निकट है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है लिथोग्राफी, सेरियोग्राफी, विस्कोसिटी या ड्राई पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वो एक प्रकार से जो है वो रिलीफ मूर्तिकला के बिल्कुल निकट का जो है वो माना जाता है। और ये भी एक प्रकार से जो है वो मूर्तिकला की ही जो है एक विधि है जिसमें गढ़े गए गणित को एक ही सामग्री की ठोस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से सी, विस्कोसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है राफेल, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो या कराविजियो। बड़े जो होते हैं वो होते हैं आपके लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी कहाँ पे है? बी, ए और बी में है तो बी है। उसके बाद आते हैं आपके माइकल एंजेलो आएंगे क्योंकि माइकल एंजेलो का जो है वो 1475 ईस्वी है। इनका है 1452 ईस्वी, तो इनका 75 ईस्वी है। और राफेल का है 1483 ईस्वी। और जो आपके करावजियो है इनका है 1571 ईस्वी। तो इस तरह से हमारा जो पहले बी आएगा, फिर सी, बी, सी और फिर आपका ए और फिर आपका डी। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें कहा गया है कि उस हाथी की कहानी जो अजंता के विहार सतारा में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है कहलाती है। तो वो आपको बताना है कि वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में है श्याम जातक, शत दंत दंतक या शतदंत जातक, मातृपोषक जातक या विश्वांतर जातक। तो इसका जो सही आंसर है कि जैसे कि नाम से ही पता है कि अंधे माता पिता का लालन पालन करना, तो ये है कि मातृपोषक जातक उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। पोस्टर डिज़ाइन की प्रक्रिया को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि चुनिंदा थंबनेल से कच्चा स्वरूप तैयार करना, नंबर 2 वास्तविक आकार की पूर्ण आकृति तैयार करना, या नंबर 3 विचारों को दृश्य रूप में ढालना, कुछ संभवित अनुशीर्षक तैयार करना, या कलाकृति को संभालना और उपयुक्त छापा प्रक्रिया से छापना। तो इसका जो सही क्रम है वो उसमें हमने आपको उसको लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके जो है वो आता है कि जो कुछ संभवित शीर्षक तैयार करना। सबसे पहले तो हमें जो है वो टॉपिक तैयार करना होता है नंबर 1 पे कि क्या टॉपिक है। और उसके बाद कहते हैं कि विचारों को दृश्य रूप में ढालना। जो हमें विचार ले लिया, पूरे टॉपिक हमने माइंड में रख लिया कि हमने इस टॉपिक पे करना है, वो विचार आ गया कि टॉपिक है। अब क्या करना है कि उसकी जो विचार है उसकी जो उसमें जो आपकी जो थिंकिंग आती है उसको आपने दृश्य रूप में जो है वो ढालना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि चुनिंदा थंबनेल और कच्चा स्वरूप तैयार करते हैं। उसके लिए हम फिर सिंबल डालते हैं, कोई भी हल्का सा जो है वो लेआउट तैयार करते हैं और उसको हम डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो थर्ड पे आता है। और उसके बाद आता है आपका जो आपका ये होता है वास्तविक आकार की रूप कलाकृति तैयार करना। उसके बाद हम उसको जो है वास्तविक आकार देते हैं। पहले हम उसको कच्चा स्वरूप करते हैं, फिर उसको फाइनली उसको हम जो अच्छे से ड्रॉ करते हैं और लास्ट में क्या है कि उसकी हम जो है छापा निकालते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आता है आपका डी। तो डी ऑप्शन, डी के बाद सी, डी सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द DCABE। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में अभिकल्पन डिजाइन के महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी जो है वो इसके महत्वपूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन में है प्रकृतिवादी, बहुरंगीय या बहुवर्णीय, पारंपरिक या अलंकारिक या अमूर्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सबसे पहले जो आपकी जो प्रकृतिवादी भी होती है, जो आपका डिज़ाइन जो होता है ना वो प्रकृतिवादी तो होता ही है क्योंकि वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें क्या है कि उसमें पारंपरिक और अलंकारिक भी होता है कि उसमें काफ़ी जो है वो अलंकृत होता है। और अमूर्त तो होता ही है क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि जो आपका डिज़ाइन होता है उसमें कोई भी अमूर्त रहता है, उसमें कोई मूर्त नहीं बनती, कोई शक्ल नहीं बनती है, लेकिन उसका एक उसका अलग से एक रूप होता है जो कि आपका डिज़ाइनिंग में जो आप जन करते हैं। तो ACD आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन। कांस्य ढलाई प्रक्रिया के कालक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है नंबर 1 पे है स्प्रोनिंग एंड वेटनिंग अरेंजमेंट्स, नंबर 2 पे है पैटिनेशंस,
फिर सी, डी वैक्सिंग, डी मॉडलिंग, ई वैक्सिंग। तो सबसे पहले जो आपका जो कांस्य ढलाई में जो चीज़ें होती है, तो सबसे पहले जो है होती है वो आती है आपकी मॉडलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले आता है आपका मॉडलिंग का। उसके बाद आता है आपका वैक्सिंग। मॉडलिंग के बाद जो उसकी वैक्सिंग होती है तो डी ई। वैक्सिंग के बाद आता है आपका नंबर 3 पे होता है आपका स्प्रूनिंग। उसके बाद हम जो स्प्रूनिंग एंड वेटिंग जो है अरेंजमेंट करते हैं, और उसके बाद होती है आपकी डी वैक्सिंग। उसके बाद आपका जो है लास्ट में होता है पैटिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ये सबसे लास्ट में होता है पैटिनेशन। तो इसमें यहाँ पे क्या है डी ई, डी ई ए सी बी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन है। धातु उत्कीर्ण छापा की पहचान कीजिए। ऑप्शन में है द बिटल ऑफ द सी गॉडेस मंटेगना, सी मिलान कोलिया 1 ड्यूरर, और सी एडम एंड ईव ड्यूरर। डी बोला गया है सेंट माइकल स्लेइंग दी ड्रैगन, यानी कि जो कि ड्यूरर का ही है। और लास्ट में है ई दी 3 ट्रीज रेम्ब्रा का है ये। तो इसमें से जो आपको धातु उत्कीर्ण में किया गया है तो वो आपको बताना है छापा। जो ये पेंटिंग की कुछ जो है आपके प्रिंट मेकर्स के जो कुछ जो है उनके नाम है, तो जो शीर्षक है तो आपको बताया कि कौन सा जो है वो छापा धातु में जो किया गया है तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है सबसे पहले आता है आपका इसमें जो आपका ये दी बिटल ऑफ दी सी गॉड मंटेगना, ये भी इसी में बना गया है और जो कि धातु में बनाया गया है। उसके बाद है मिलान कोलिया, तो ये भी है ड्यूरेट के द्वारा, और एडम एंड ईव भी है। तो इस तरह से ए बी सी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है जापानी रिलीफ छापा चित्रकारों द्वारा बर्निश के लिए उपयुक्त सर्कुलर पैड है। तो आपको बताना है कि बर्निश के लिए जो है वो कौन सी चीज़ है। तो ऑप्शन में है दिया गया है गॉज, बर्निशर, बैरन या रोलर। तो इसका जो सही आंसर है बर्निशर के लिए उपयुक्त जो सर्कुलर पैड है वो है आपका बैरन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। आर्ट नोवो की दृश्य गुणवत्ता है जैविक, ज्योमेट्रिक, रेखा सदृश्य, पादक या पुष्पमय, अलंकृत या अमूर्त। तो जो आर्ट जो नोवो रही है तो उसमें जो पेंटिंग की जो भी दृश्य गुणवत्ता रही है, तो सबसे पहले है जी कि आपका जो है जैविक भी रही है, जैविक भी थी वो, और उसके बाद ज्योमेट्रिक भी थी, और पुष्प रेखीय सदृश्य नहीं है इसमें, और जो आपका पुष्प अलंकरण है वो भी रही है, और अमूर्त भी नहीं है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। डुशैम्प की कलाकृतियों की पहचान कीजिए। तो आपको डुशैम्प की कलाकृतियों की पहचान करनी है। ऑप्शन में है कॉफ़ी मिल, डे लाइट, सेविंग द ब्राइट, स्ट्रिप्ड बाय हर बैचलर्स इवेन, द फाउंटेन या टिल्ड फील्ड। तो इसमें से आपको बताना है डुशैम्प की कलाकृतियाँ। तो इसमें जैसे जो सबसे पहले इनकी कलाकृति रही है वो है आपकी कॉफ़ी मिल्क भी है, कॉफ़ी मिल जो है वो भी इन्हीं की है डुशैम्प की। और उसके बाद है दी ब्राइट स्ट्रिप्ड बाय हर बैचलर्स इवेन, तो ये भी है। उसके बाद है नेक्स्ट है दी फाउंटेन। तो ए सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। लेखन के आविष्कार के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन में बताना है कि सबसे पहले किसका हुआ था। तो ऑप्शन में ए में दिया गया है पैपिरस और लेखन, रोमनस्क, गोथिक, पांडुलिपि, मिस्र की हाइरोग्लिफ्स, या गुटेनबर्ग की मूवेबल टाइप, या लैटिन अल्फ़ाबेट्स। तो जो सबसे पहले जो होता है आप सभी को पता है कि जो सबसे पहले होता है वो हुआ ही मिस्र की हीरोग्लिफ्स, इसी सबसे पहले नंबर पे है। और उसके बाद जो होता है वो होता है आपका पैपिरस और लेखन। उसके बाद आपका लैटिन अल्फ़ाबेट आती है, और उसके बाद आता है आपका रोमनस्क पांडुलिपि आती है, रोमनस्क गोथिक पांडुलिपि जो होती है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो आपका जो है वो 1440 में गुटेनबर्ग के द्वारा जो है वो एक प्रिंटिंग प्रेस की
मूवेबल जो टाइप की जो खोज की होती है 1440 के आसपास जो है गुटेनबर्ग के द्वारा। तो इस तरह से ये नंबर 5 पे सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरह से सबसे पहले सी आता है, सी के बाद आपका AEBD। तो AEBD, तो ये आता है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो कुछ आपको मंदिर दिए गए हैं, उसकी आपने वो उनकी विशेषता बतानी है खजुराहो मंदिर की। तो ऑप्शन में है, पहले है नागर शैली का निर्दर्श, हिंदू और जैन मंदिर, आंतरिक भाग का केवल चित्रकला से अलंकरण, या मंदिर विशाल और ऊंची पीठिका पर निर्मित किया गया है। या ऑप्शन में है कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इसमें से जो सही विशेषता है वही आपको बतानी है। तो इसमें क्या है कि देखो, नागर शैली का निर्देश भी है इसमें, और उसके बाद जो है ये हिंदू और जैन मंदिर भी है, और ये मंदिर जो है वो विशाल और ऊंची पीठिका पर जो है वो निर्मित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका ऑप्शन में है। तो इसे ABD ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ है। तो सेना में भर्ती के लिए प्रसिद्ध पोस्टर आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी निम्नलिखित में से किस डिजाइनर की कृति थी। तो ये कोई एक जो है वो पेंटिंग बनाई है किसी ने, तो उसका नाम बताना है आपने। तो ऑप्शन में दिया गया है जेम्स मॉन्टगोमरी फ्रॉग, जेम्स बॉल्डविन, ओटो लेहमैन, या हैंस रूडी इड। तो इसका जो सही आंसर है कि किन द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है आपके जेम्स मॉन्टगोमरी फ्रॉग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो है ये इन्होंने जो ये जेम्स मंगरी फ्रॉग का जो इन्होंने ये जो डिज़ाइन बनाया है, ये अमेरिका के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित चित्रांकन के रूप में जो है ये इसको माना जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की भर्ती के लिए अमेरिका सैनिकों के द्वारा उपयोग की गई इस छवि में जो है वो अंकल सैम के चित्र की एक कठोर और शक्तिशाली व्यक्तित्व में बदल दिया था। और इन्होंने क्या किया था कि ये बहुत ही एक जो है पॉपुलर जो है वो आर्टिस्ट भी बन गए थे इसके बाद से। तो इस तरह से यहाँ पे जेम्स मॉन्टगोमरी फ्रॉग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया, इसमें भी अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए में कहा गया है कि एक वास्तविक रचनात्मक विज्ञापन में ईमानदारी, विश्वास एवं उत्साह जैसे गुण होने आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप विज्ञापन जो बनाते हैं, रचनात्मक जो आप विज्ञापन बनाते हैं, तो उसमें जो है ईमानदारी, विश्वास और उत्साह के गुण होने चाहिए। मतलब कि उसमें ईमानदारी भी हो, विश्वास भी हो, ताकि लोग उसे ले सके, और उसमें उत्साह भी हो, उसमें जोश भी दिखाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है कि सभी उत्पादकों के विज्ञापनों में विज्ञापित उत्पादक के बारे में ईमानदारी पूर्वक बताया जाता है। तो ये बात तो गलत है कि आजकल ईमानदारी से तो कोई भी नहीं बताता, कोई ना कोई तो फेक चीज़ें उसमें रहती ही रहती है, चाहे आप किसी भी बड़ी चीज़ को आप ले लो। तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ए सही है और आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। राजा हरिचंद्र द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का उद्भव स्थल बताइए कि 1405 में जो है वो कहाँ पे हुआ था कांगड़ा शैली का उद्भव। तो ऑप्शन में है जम्मू, गढ़वाल, गुलेर, चंबा, या गुलेर या चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुलेर में जो है राजा हरिचंद्र के द्वारा जो है वो इसकी चित्रकला का उद्भव माना जाता है, मतलब कि कांगड़ा शैली का उद्भव जो है वो माना जाता है। तो सी गुलेर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। इसमें भी कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, इनको हमने जो है बताना है। तो कथन ए में दिया गया है चित्र पूर्ण होने की प्रक्रिया पहले चित्र निर्माण तत्पश्चात फ्रेमिंग से होती है। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। ये ऐसा नहीं होता कि चित्र पूर्ण होने की प्रक्रिया में पहले चित्र निर्माण और तत्पश्चात फ्रेमिंग से होती है। तो ये बात बिल्कुल सही गलत है। फिर क्या है कि
चित्र के लिए फ्रेमिंग आवश्यक नहीं होती। और ये बात भी सही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर पेंटिंग में जो है वो फ्रेम ही बनाएं। कई पेंटिंग जो है वो दीवारों पे विदाउट फ्रेम भी जो है वो हम लगा सकते हैं। तो ए असत्य है और बी सत्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, यूनानी कला की कांस्य मूर्तियों की पहचान कीजिए। तो आपको कांस्य मूर्तियां बतानी है यूनानी कला की। तो ऑप्शन में है चैरिटियर ऑफ डेल्फी, डिस्को बोलोस, डेरिफोरस, प्रैक्सी टेल्स या एथेनियस मेंडेस। तो इसमें जो यूनानी मूर्तियां रही है तो वो रही है आपकी, सबसे पहले है आपकी चैरिटियर्स ऑफ डेल्फी, डिस्कोलोबोस, और उसके बाद है आपका डेरी फोरस। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन में है मथुरा में ब्रह्मवादी प्रतिमा विज्ञान के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जो इसमें जो आपका गलत विकल्प है वो बताना है कि मथुरा में जो आपकी ब्राह्मणवादी जो प्रतिमा है उसमें जो गलत विकल्प है वो चुनना है। तो ऑप्शन में दिया गया है गणेश, नगन, सूर्य, कवच, विष्णु, गदा और इंद्र ताज। तो इसमें जो गलत विकल्प है वो है आपका विष्णु, ऑप्शन नंबर सी। विष्णु जो है वो गदा, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, अजंता के गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बौद्ध को प्रलंब पद आसन में बैठे हुए उत्केरित किया गया है। तो ऑप्शन में है शिवलिंग मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, लोटस मुद्रा या सूर्य मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो गुफा संख्या जो 17 में महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है तो वो दिखाया गया है धर्मचक्र मुद्रा में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जो आपको जो ये ग्रंथ दिए गए हैं उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन में है उपनिषद, अरण्यक, वेद या रामायण। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है आपका सबसे पहले आपका वेद आता है, नंबर 1 पे वेद है, उसके बाद आपके अरण्यक है, और उसके बाद आपके उपनिषद आते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपकी जो है रामायण आती है। तो सी बी ए डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्तित्व की को पहचानिए जिसका संबंध नव जागरण काल के चित्रकारों से नहीं है। तो ये आपको बताना है, तो नहीं है बोला गया है। सबसे पहले ऑप्शन में है दोनातेलो, बोटिशेली, लियोनार्डो दा विंसी या तिशियन। तो इसमें जो सही आंसर है कि जो नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोनातेलो। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार वट तला छापा निर्माण दृश्यावली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में है आपका बामा पाड़ा बनर्जी, गोविंद चंद्र रॉय, नित्यालाल दत्त या वासुदेव एच पांड्या या मानव चंद्र दास। तो इसमें से जो आपका जो है वट तला छापा निर्माण दृश्य शैली किससे संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है आपके जो है बामा पाड़ा बनर्जी, और इसके साथ है वासुदेव एच पांड्या। तो ए और डी जो है वो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। नीचे जो आपको जो है कथन दिए गए हैं तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पहला जो कथन है आपका वो है आपका काव्यालंकार सूत्रवती ग्रंथ साहित्यिक आलोचक नंगन जी द्वारा लिखी गई थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन में है नेक्स्ट है आपका काव्यालंकार सूत्रावती के आलोचक ने प्रतिपादित किया है कि शैली काव्य की आत्मा है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है और जो सेकंड है वो सत्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन पे, ममला शैली में कुड्डू हुर्सु आर्चेस के विकास के बारे में सही कार्यक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में दिया गया है मदुरई, पांडियन, चोल, विजयनगर, पल्लव। तो ऑप्शन में है सबसे पहले जो आता है आपका तो वो आता है सबसे पहले आता है आपका पल्लव, और उसके बाद है आपका चोल वंश, और फिर है आपका पांड्यान, और उसके बाद है आपका विजयनगर, और फिर लास्ट में है आपका मदुरई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये बन जाता है आपका ECBDA। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कलाकारों ने बापूजी जैसे सम्मान शीर्षक से छापा कलाकृति सृजित की है? तो ऑप्शन में है जैसे कि आपको दिया गया कृष्ण आहूजा, नंदलाल बोस, मुकुल डे, ललित मोहन सेन, जय कृष्ण अग्रवाल। तो इनको आपने सही इसमें लिखना है कि किसने जो बापूजी जैसी जो सम्मान शीर्षक जो है वो छापा चित्रकला बनाई है। तो सबसे पहले बनाई है आपकी जो है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है, सॉरी नंदलाल बोस बी, और उसके बाद है आपके ललित मोहन सेन, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। किस कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड के सभी हिस्सों को उनकी सही स्थिति में थामे रखता है तो वह कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मदर मोल्ड। तो बी मदर मोल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुछ आपको सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, उसको आपने आपस में सम्मिलित करना है। सूची 1 में है चंदेरी, पटोला, इक्कत, जामदानी, और इसके सामने दिए गए हैं उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। जो आपका चंदेरी है, चंदेरी का संबंध जो है वो आपके मध्य प्रदेश के साथ है, और जो आपकी पटोला है, पटोला का संबंध गुजरात से है, और जो आपकी इक्कत है, इक्कत आपकी जो है वो उड़ीसा से है, और उसके बाद जामदानी का संबंध जो है आपके वेस्ट बंगाल से है, मतलब ये बंगाल से है। तो इस तरह से ए का फोर जो है आपका नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित टिजियानो वैसिलिस चित्रों के कालक्रम का चयन कीजिए। तो ये भी आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है वर्शिप ऑफ उर्बिनो, रेप ऑफ यूरोपा, एडम एंड ईव, या पिएटा। तो सबसे पहले जो इसमें जो बनाए गए हैं टिजियानो वेस्लिस के चित्र जो सही क्रम में है, तो सबसे पहले लिखा है इन्होंने जो है वर्शिप ऑफ उर्बिनो, और उसके बाद है आपका रेप ऑफ यूरोपा, और फिर है एडम एंड ईव, और फिर है आपकी लास्ट में पिएटा। तो इस तरह से 1 2 3 1 2 ABCD मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है यू की ई परिभाषा के अनुसार कौन सा सही है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रकृति का ज्यों का त्यों चित्रण, शुंका की का चोरी छुपे सृजन, या गुजरते दृश्यों का उत्सव मनाना, या यूरोप वासियों की कलाकृतियों की नकल करना। तो इसका जो सही आंसर जो होता है वो होता है गुजरते दृश्यों का उत्सव मनाना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यूकेई जो कि आपको सभी को पता है, ये जो है जापान की एक जो है कला शैली है, जिसका जन्म जो है 17वीं या 19वीं सदी के मध्य में ये मतलब आर्ट है, ये फली फूली है, और इसमें जो है जो महिलाएं होती है, बहुत ही सुंदर महिलाओं की जो है पेंटिंग बनाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर उसमें जो है यूकी जो है वो गुजरते दृश्यों का उत्सव मनाना ही इसको माना जाता है। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उसको आपने आपस में मिलाना है। तो एक तरफ दिया गया है रिग्नलेट, फ्यूचरा, बास्करविले, बोदोनी। तो इसके सामने दिया गया है आपके मेडोना शरीफ, मार्डेन सेरिफ, अलंकरणात्मक डेकोरेटिव, या सेंस सेरिफ, या संकलनात्मक सेरिफ, या ट्रांजिशनल सेरिफ। तो ये जो फ़ॉन्ट के नाम दिए गए हैं और ये इसके जो है कुछ आपको डिज़ाइन दिए गए हैं, तो वो आपको आपस में बताना है, मतलब उसके नाम और जो फ़ॉन्ट दिया गया है तो उसको आपने आपस में क्रॉस मैच करना है। तो सबसे पहले आता है आपका जो है रिग्नलेट। तो इसका संबंध जो है वो होता है डेकोरेटिव, यानी कि अलंकरणात्मक से इसका संबंध है। फिर आपका फ्यूचरा, ये होता है आपका सेंस सेरिफ। तो उसके बाद आता है आपका बास्करविले, इसका संबंध होता है आपका संक्रमणात्मक सेरिफ, यानी कि ट्रांजिशनल सेरिफ के साथ। और लास्ट में आपकी जो है बोदोनी, उसका संबंध होता है मैडेन सेरिफ के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 का क्या है, 1 का 2 है। तो 1 का 2 है, और उसके बाद है 2 का 3 है। तो 2 का 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी आपने आपस में इनको मिलान करना है। तो यहाँ पे एक तरफ दिया गया है रस, विभाव, अभिनय, व्याभिचारी भाव, या उसके सामने दिया गया है अचिर स्थायी मनोभाव, करुणा, अंगिका, आलंबन।
तो सबसे पहले आता है रस। रस क्या होता है? रस जो इसमें जो है वो करुणा का रस है, मतलब कि करुण जो है वो रस है, आप सभी को पता है। विभाव है आपका आलंबन है। अभिनय होता है आपका अंगिका। अभिनय जो आप जो करते हैं वो अंकित द्वारा करते हैं, तो अभिनय आपका अंगिका है। और व्यभिचारी भाव जो होता है वो आपका जो है अचिर स्वभाव जो है मनोभाव है। तो इस तरह से ए का टू और एक ही ऑप्शन है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 47 क्वेश्चन की तरफ। तो सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं। सबसे पहले है आपका जो है ये सूची 1 में दिया गया है कर्निंग, लीडिंग, लेनियल और पिका, और उसके सामने दिया गया समात आघात स्ट्रोक्स वाले अक्षर। सेकंड में है टाइपोग्राफी में लंबाई की माप इकाई और दो अक्षरों के बीच के स्थान का समायोजन। और फिर दिया गया टाइप के लाइनों के बीच स्थान संयोजन। तो सबसे पहले आता है आपका कर्निंग। कर्निंग जो होता है वो दो अक्षरों के बीच में, मतलब कर्निंग जो है वो दो अक्षरों के बीच का जो स्पेस होता है, समायोजन का जो बीच में स्पेस होता है उसे हम कहते हैं कर्निंग। फिर आता है लीडिंग। लीडिंग क्या होता है? लीडिंग होता है आपके दो लाइनों टाइप के जो आपकी जो लाइनों के बीच का जो समायोजन होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग। उसके बाद आता है आपका लेनियल। लेनियल होता है आपका समान आघातों वाले स्ट्रोक्स जो होते हैं, जिसमें हम इक्वली जो है स्ट्रोक्स लगाते हैं, समान आघात लगाते हैं, तो वो तो आपका जो है लेनियल। और पिका जो होता है ये टाइपोग्राफी की लंबाई मापने की इकाई होती है, तो उसको हम कहते हैं पिका। तो इस तरह से एक का तीन जो है और 2 का 4, तो नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी महिला कलाकार का संबंध बड़ौदा से नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है किशोरी कौल, रिनी धुमाल, मृणाली मुखर्जी या अंजोली इला मेनन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके इसमें जो अंजलि इला मेनन है वो नहीं है। इनका संबंध जो है वो बड़ौदा से कलाकार से नहीं है। इनका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल के है। इनका जन्म जो है वो 1940 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में हुआ था, और इनकी जो शिक्षा रही है वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से रही है। और इन्हें जो है 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और ये भारत की एक ऐसी कलाकार है जिन्होंने अपनी पेंटिंग की एक अनूठी जो मिसाल जो है वो कायम की है। ये इनकी बहुत अच्छी जो है ये कलाकार रही है। तो अंजलि इला मेनन, तो इससे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। किस कला काल में यूनानी और बौद्ध स्वरूपों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है? तो वो है आपकी गांधार कला। तो ए गांधार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्राइन यानी कि महिलाएं नामक पोस्टर किसके माध्यम से जर्मनी में चुनाव को पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था? किस वर्ष में निकाला गया था? तो ये आपको बताना है कि कोई पोस्टर था जो कि सबसे पहले जो है वो महिलाओं के लिए यानी कि चुनाव की जो इसमें घोषणा की गई थी कि महिलाएं भी अब जो है चुनाव दे सकती है। तो ऑप्शन में दिया गया है 1919, 1918, 1920, 1930। तो वो खोला गया था आपका 1918 ईस्वी में। तो बी 1918 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया है भुवनेश्वर, खजुराहो, महाबलीपुरम, एलोरा, और उसके सामने दिया गया है कंदरिया महादेव, अनंत वासुदेव मंदिर, कैलाश मंदिर और द्रौपदी रथ। तो सबसे पहले आपको बताया कि जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में क्या है? भुवनेश्वर में जो है वो आपके अनंत वासुदेव की जो है वो मूर्ति है। अनंत वासुदेव की मूर्ति जो है आपके भुवनेश्वर में। फिर आपके खजुराहो में क्या है? खजुराहो में आपका जो है खजुराहो में कंदरिया महादेव का एक मंदिर है। उसके बाद महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ है और एलोरा में आपका कैलाश मंदिर है। तो एक का दो और फिर 2 का पहला, सॉरी जो आपका 2 का आपका पहला होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि बिस्कुट फायरिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन में है टेराकोटा, कांसे की ढलाई, चीनी मिट्टी के बर्तन को चमकाने के लिए, या मूर्तियों पर पतीना। तो जो बिस्कुट फायरिंग जो होती है उसका संबंध होता है आपका टेराकोटा से। टेराकोटा मतलब कि जो मिट्टी के जो भी आपकी जो बर्तन बनते हैं, सामान बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेराकोटा, मतलब कि एक प्रकार से मिट्टी होती है ये, और इससे जो इसको माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कौन से ग्रुप 8 के सदस्य है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है जगदीश डे, परमजीत सिंह, दत्तात्रेय आप्टे, लक्ष्मी दत्त या जय झरोटिया।
तो जो ग्रुप 8 के जो सदस्य रहे हैं वो आपके लक्ष्मी जगदीश देवी है, और आपके परमजीत सिंह भी है, और आपके लक्ष्मी दत्त भी है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। विज्ञापन को माना जाता है, विज्ञापन को क्या मानते हैं? कला, विज्ञान, शौक, व्यापार या प्रदर्शन। तो विज्ञापन को कला भी मानते हैं, विज्ञान भी मानते हैं, और जो है व्यापार भी मानते हैं, और इस तरह से ए बी डी जो है इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती है डैश कहलाती है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है लोगो, ट्रेडमार्क, प्रतीक, पिक्टोग्राम। तो इसका जो सही चीज़ है वो है आपका प्रतीक। ऑप्शन सॉरी ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम जो इसमें क्या होता है कि नाम या शैली के जो है किसी चीज़ को एक विशेष एक आकृति बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं ट्रेड नाम। तो बी ट्रेडमार्क नाम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। धनराज भगत की मूर्तियों की पहचान कीजिए। ऑप्शन में दिया गया है मोनार्क कास्ट एवं वेल्डेट धातु की बनी हुई है जो, या फिर बिफोर ए फॉल मतलब कास्ट की है, फिर है मीटिंग मिलियंस कॉन्च या शीशा, और उसके बाद है आपका ब्राइट कास्ट, और फिर है आपका आस्मिक एनर्जी मतलब कि जो तांबे में बनी है। तो इसमें जो सही जो इसका आंसर है, तो सबसे पहले आपका जो मीनार्क जो है वो जो कास्ट में बनी है वो भी है धनराज की, और फिर आपकी जो है ब्राइड भी है, और ब्राइड के साथ जो है आपका जो कॉस्मिक एनर्जी जो है जो कि तांबे की बनी हुई है, तो ये भी इसका संबंध इसके साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। 57 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमने सही कालक्रम का चयन करना है। तो ऑप्शन में है शंकु चौधरी, सतीश गुजराल, सोमनाथ होर और अमरनाथ सहगल। तो जो सही कला इसको हमने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके जो इसमें सबसे जो बड़े हैं वो है आपके शंकु चौधरी का जन्म जो है वो 1916 में हुआ था, और जो सतीश गुजराल है इनका जन्म 1925 ईस्वी में है, और जो सोमनाथ होर है इनका जो बर्थ है वो 1921 ईस्वी में माना गया है मतलब कि हुआ है, और अमरनाथ सहगल इनका बर्थ जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ है। तो जो सबसे छोटे हैं वो आप जो सबसे बड़े हैं वो आपको शंकु चौधरी तो 1916। तो ए सबसे पहले आएगा आपका, तो ए का एक ही ऑप्शन है, तो ए सी उसके बाद आता है सोमनाथ होर, और उसके बाद आते हैं आपके जो है अमरनाथ सहगल, और लास्ट में आते हैं सतीश गुजराल। तो A C D B मतलब ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ। राम किंकर बैच की मूर्ति शिल्पों की पहचान कीजिए। ऑप्शन में है दिया गया है यक्ष यक्षिणी, फेयरी टेल्स ऑफ पुरापल्ली, ट्रिम्प ऑफ लेबर, कॉल ऑफ द मील, संथाल फैमिली। तो जो राम किंकर बैच की है तो सबसे पहले है आपके जो है ये यक्ष यक्षिणी जो मूर्ति है वो आपके राम किंकर बैच की है, और उसके बाद है आपका कॉल ऑफ द मील, और फिर है आपकी संथाल फैमिली। A D E तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। दयाराम साहनी का संबंध डैश में की गई खुदाई से है। तो इनका संबंध है आपके हड़प्पा से, तो हड़प्पा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। कांथा कशीदारी का संबंध किस राज्यों से है? तो ये है आपके पश्चिमी बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल से इनका संबंध होता है। तो इस तरह से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन। जन्म वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कुछ आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है फ्रांसीसी गोया, रेम्ब्रा, आंद्रे मंटेगना, अल्बर्ट ड्यूरर और विलियम होगार्ट। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपके जो आपको पता है कि जो फ्रांसीसी गोया है इनका जन्म जो है 1746 के पास का है, और जो आपके रेम्ब्रा है इनका जन्म जो है वो 607 या 8 के आसपास का है, और आंद्रे मंटेगना इनका जन्म 1431 ईस्वी माना जाता है, और उसके बाद है अल्बर्ट ड्यूरर और इनका जन्म 1471
है। और जो लास्ट में है विलियम होगार्थ, इनका जन्म जो है वो 1697 ईस्वी का है। तो इस तरह से सबसे जो बड़े होते हैं वो होते हैं आपके आंद्रे मंडेंगना, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है वो आपके यहाँ पे ऑप्शन में सी में ही है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं डी यानी कि अल्बर्ट ड्यूरर 1471, फिर बी पे है रेम्ब्रा 1607, और फिर ई में है विलियम होगार्थ और 1697, और लास्ट में है आपके फ्रांसीसी गोया यानी कि 1746 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। ऐसा आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। उन मूर्तिकारों को पहचान कीजिए, मतलब उन मूर्तिकारों की पहचान कीजिए जो छाया चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं। तो कुछ आपको मूर्तिकार दिए गए हैं, तो छाया चित्रकारी मतलब फोटोग्राफी के रूप में भी जिनकी ख्याति हुई है, तो उनके आपको नाम बताने हैं। तो ऑप्शन में है राघव कनेरिया, शिव सिंह, हिम्मत शाह, पुष्प माला। तो इसमें से जो आपके राघव कनेरिया है, इनको भी जो है फोटोग्राफी के रूप में देखा जाता है। और इसके अलावा जो आपकी पुष्प माला जी है, यानी कि ए और डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपके राघव कनेरिया है, इनका जन्म जो है वो गुजरात में 1936 ईस्वी में हुआ था, राघव कनेरिया जी का। और जो आपके पुष्पमाला है ये बेंगलोर से है बेसिकली, और इनका जन्म 1956 ईस्वी में बेंगलोर में हुआ था। और इस तरह से ये दोनों जो है वो छाया चित्रकारी के लिए भी जाने जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। पुनरुत्पादन की निम्नलिखित विधियों में अधिक संख्या में मुद्रण उत्पादन हेतु सर्वाधिक उचित मुद्रण प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो मुद्रण जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है फ्लेक्सोग्राफी, कोलियोग्राफी, लिथोग्राफी, ऑफसेट या ग्रेवर। तो सबसे पहले जो आपकी जो है फ्लेक्सोग्राफी, ये भी जो है इसको भी उचित मुद्रण के लिए माना गया है। और फिर है ऑफसेट भी है और आपका ग्रेवर भी है। तो ए डी ई और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी स्पीड को इम्प्रूव कर रही हूँ क्योंकि हमने एक ही वीडियो में जो है पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबी जाएगी। तो मैं फिर भी ध्यान रख रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बता रही हूँ, फालतू चीज़ें मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगी। तो जो इसका आंसर है थोड़ा बहुत उसी पे ही जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो इस तरह से आप जो है इसको ध्यान से देख लेना है। स्टर्नवेयर जो एक प्रकार का छिद्र रहित एवं कठोर मृद है को अधिकतम किस तापमान पर पकाया जाता है। ऑप्शन में है 1400 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 1600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस में जो है इस टेनवियर को जो है वो पिघलाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कठोर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 65। निम्नलिखित में से रस की पहचान कीजिए। तो आपको तब बताना है कि रस कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो आपका श्रृंगार है ये तो रस है। उसके बाद आपका जो है विभत्स है, ये भी रस है। और इसमें जो है दो ही है, उत्साह नहीं है और ना ही भय है और ना ही विस्मय भी नहीं है। वो इसके आगे जो है वो मतलब इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन सा रस के क्या प्रकार होते हैं। तो इसमें से सिर्फ रस जो है वो दो ही है, श्रृंगार और विभत्स, ए और डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ। विज्ञापन के मूल घटक कौन से हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन में है विचार, बिंदु, प्रतीक, लोगो, लयबद्धता। तो इसमें जो सबसे पहले है जो इसके मूल घटक होते हैं विज्ञापन के, किसी भी विज्ञापन के जो मूल घटक होते हैं, सबसे पहले होता है आपका विचार, कि आपका क्या थॉट है, कि आपने किस पे विज्ञापन बनाया है। तो उसका मेन उद्देश्य या मेन टाइटल कि मेन थॉट क्या है, आप किसका प्रचार कर रहे हैं। तो मेन जो शीर्षक है या विचार क्या है उस पे जो है वो उस पे ही जो है सबसे ध्यान केंद्रित होता है। तो वो सबसे मुख्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका विचार है, उसके बाद आपका प्रतीक क्या है, मतलब कि प्रतीक है, और लोगो क्या है। ये लोगो का भी इंपॉर्टेंस होती है कि ये लोगो किससे आप बनाया गया है, और आपका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है। तो इस तरह से ACD तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और कथन दो। तो सबसे पहले कथन ए में कहा गया है कि मूर्ति कला एक त्रिआयामी रूप है और सभी दिशाओं से उसका अवलोकन किया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जो आपको पता है कि मूर्ति कला जो है वो त्रिआयामी एक रूप माना जाता है, और इसको हम हर जगह से मतलब कि किसी भी साइड से हम इसको दे सकते हैं। तो ये सही है। लेकिन सेकंड में कहा गया कि रिलीफ मूर्ति त्रिआयामी नहीं होती है, क्योंकि
हम सभी दिशाओं से उसका अवलोकन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात गलत है। तो इस तरह से ए सही है और बी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ। नंदलाल बोस के चित्रों की पहचान कीजिए। तो नंदलाल बोस के चित्रों, जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट है, इनका इसकी चित्रों की हमने पहचान करनी है। तो सबसे पहले है आपके ऑप्शन में दिया गया है मदर एंड चाइल्ड, कर्ण वर्शिंग द सन, वो ऑफ भीष्म, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, या कृष्ण एंड बलराम। तो सबसे पहले जो है आपका जो है ये है कर्ण वॉशिंग द सन, वर्शिप कर्ण वर्शिपिंग द सन, और उसके बाद है आपका वो ऑफ भीष्म, और फिर है शिव ड्रिंकिंग पॉइजन। तो ये तीन जो कृतियां हैं ये नंदलाल बोस की है। बी सी डी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और सूची 2 को आपने सुमिलित करना है। तो सूची 1 में है मौर्यकाल, शुंगकाल, गुप्ताकाल, चालुक्यकाल, और इसके सामने कुछ आपको सन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो मौर्यकाल है, मौर्यकाल का जो संबंध होता है वो है आपका 325 से लेकर 184 BC तक। उसके बाद आपका शुंग काल, सबसे पहले वैसे जो है मौर्य काल ही आया है, और इसमें क्योंकि देखो इसमें BC और जो इसमें C का ऑप्शन भी दिया गया है, तो इस बात का अपने ध्यान देखना है कि बिफोर क्राइस्ट कौन सा है और जो है आफ्टर क्राइस्ट किस तरह का है। तो यहाँ पे जो सबसे जो पहला आपको पता है कि सबसे पहले मौर्य काल था, फिर शुंग काल था, फिर गुप्त काल था, फिर आपका चाणक्य काल था। तो जो आपका मौर्य काल है, मौर्य काल में जो है 325 का इसका समय जो है 325 से 184 के बीच में रहा है। उसके बाद आता है शुंग काल। शुंग काल का समय जो है वो आपका फिर भी वो भी आपका BC में आएगा। देखो इसमें दिया गया है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है BC की, और वो आपका जो है 184 से लेकर 72 BC तक माना गया है। उसके बाद आपका जो गुप्ता पीरियड आता है, गुप्ता पीरियड का संबंध जो है वो 319 C से लेकर माना जाता है, 600 C तक माना गया है। और आपका जो चालुक्य वंश है, चालुक्य काल जो है वो आपका 550 से लेकर 642 C तक माना गया है। तो इस तरह से ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। पहला भारतीय कलाकार कौन था जो प्रिंट आर्ट, जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया था। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप होती जा रही है। मैं सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रही हूँ शब्दों को, तो इसलिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत टाइम के बाद उनकी और एकदम से मैंने ये जो है स्टार्ट की है ये सीरीज बनानी, यानी कि वीडियो की, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप मुझसे हो रही है, क्योंकि वो फ्लो मेरा जो है, जो पहले फ्लो था वो मेरा आज नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो प्लीज़ आप जो है क्वेश्चनों पे ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, तो क्योंकि जो सबसे पहले आपके जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें। तो इसमें कहा गया है कि पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया था। तो ऑप्शन में है गगनेंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ है ये, लाल लिखा गया है पर लेकिन ये नाथ है, गगनेंद्रनाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे जो कि पहले जो है वो ग्राफिक आर्टिस्ट माने जाते हैं, जो कि ग्राफिक आर्टिस्ट सीखने के लिए विदेश गए थे। इनका बर्थ जो है वो 1895 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था, और ये बहुत ही फेमस जो है वो प्रिंट मेकर है। और इन्होंने जो है सबसे पहले 1920 ईस्वी में जो है इन्होंने ड्राई पॉइंट इचिंग छापाकला की इन्होंने शिक्षा लंदन से प्राप्त की थी। फाइन आर्ट कॉलेज था लंदन में, वहाँ से इन्होंने जो है वो इचिंग छापाकला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसी तरह से जो है जब उन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, तो इस तरह से भारत में भी जो ड्राई पॉइंट को लाने की जो विधा है वो भी जो है इन्हों को ही मुकुल डे चंद्र को ही जाती है। इनके द्वारा ही जो है भारत में जो ये वाला जो है ड्राई पॉइंट वाली जो प्रोसेस है वो भी भारत में जो है मुकुल डे के द्वारा ही स्थापित की गई है। तो बी मुकुल डे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। मल्टी बिट स्कैनर किस फॉर्मेट में कलर सूचना ग्रहण करता है। तो ऑप्शन में है केवल ब्लैक, CGB, RGB, या CMYK, या केवल प्राथमिक कलर्स। तो जो आपका मल्टी स्कैनर्स होता है वो आपको करता है RGB में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आप चाहे पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि
हर बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, चाहे उनको जो है वो तोड़ मरोड़ के ही पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता ही होता है। तो इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन पे फोकस करें और आपके लिए जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ। उस पुस्तक का नाम बताएं जिसके लेखक अजीत कुमार मुखर्जी ने बांकुरा जिले के मंदिरों में म्यूरल शैली के की जादू पटुआ चित्रों के बारे में लिखा है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है फ्रॉक आर्ट ऑफ बंगाल, एशियटिक इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल आर्ट एंड कल्चरल, इंडियन आर्ट हिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है तो वो कौन सी बुक थी, तो वो थी फ्रॉक आर्ट ऑफ बंगाल। फॉक आर्ट ऑफ, ये फ्रॉक नहीं है, फॉक आर्ट ऑफ बंगाल। तो इस तरह से इस बुक में जो है इन्होंने जो है वहाँ की जो वहाँ के जो बांकुरा जिले के जितने भी मंदिर है उनकी जो म्यूरल शैली जो है उसके बारे में उन्होंने बखान किया है इस फॉक आर्ट ऑफ बंगाल पुस्तक में। तो इस तरह से जो कि अजीत कुमार जो है मुखर्जी की है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ऑप्शन में है आनंदवर्धन, आचार्य वामन, भट्ट मुनि या आचार्य भामह। तो जो अलंकार सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने गए हैं वो माने गए आचार्य भामह। भामह को सबसे पहले जो है इनको ही जो है इन्होंने ही जो है वो अलंकार के ऊपर, इनके अलंकार के जो जनक है इनको ही माना जाता है। और इनको इसी तरह से जो है ये एक संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य भी है और इन्होंने ही जो है अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। तो इस तरह से आचार्य भामा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। अजंता की किस गुफा में शाम जातक चित्रित है, तो ये है आपकी गुफा संख्या 10 में है। तो इस तरह से नेक्स्ट आगे सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उन भुजाओं का गणितीय अनुपात है जो एक जैवीय संतुलित और सौंदर्य की दृष्टि से मोहक संरचना का निर्माण करती है, तो वो करती है ऑप्शन नंबर सी 1:1.618। तो ये जो है ये रहता है भुजाओं का गणितीय अनुपात, यानी कि मानव की जो एक भुजाओं का जो एक गणितीय अनुपात है वो इस संख्या पे निर्भर करता है। तो इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन की तरफ। MC एशर कृत बदलती आकृतियों की लंबी श्रृंखला जो 29 ब्लॉक्स के द्वारा छापी गई किस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन में है आपका जो है मेलनकोलिया 1, मेटामोरफास या एपोकेलिप्स या द बैटल्स ऑफ नकेड मैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटामोफार्स जो है वो इसमें छवि इस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ट्राइड कलर स्कीम का उदाहरण है, कौन सा जो है वो ट्राइड कलर स्कीम का उदाहरण है, तो ऑप्शन में दिया गया है लाल पीला नारंगी लाल, लाल नारंगी लाल बैंगनी नीला हरा। ठीक है, नीला पीला लाल हरा या नीला नारंगी नीला नीला हरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पीला नारंगी लाल बैंगनी और नीला हरा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दो सूचियाँ दी गई है, उसको आपने आपस में मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को। तो इसमें सूची 1 में दिया गया है जैन एविरल एंटिल डेथ द वॉर वुडकट, और उसके सामने है कैरोल समर्स ऑटो डिस्क फ्रांसीसी दिगोया तुलूस लोत्रे। तो जो सबसे पहले आपके जो है जैन एरिवल है एविरल है, जैन एविरल का संबंध जो है वो आपके हैं इसके साथ है, जैन एविरल का है तुलूस लोत्रे के साथ है। तुलूस लोत्रे जो कि बहुत बड़े एक पोस्टर मेकर है, या इनको हम जो है फादर ऑफ द पोस्टर भी कहते हैं। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो है पोस्टर का निर्माण किया था। और उसके बाद है एंटिल डेथ, और ये जो कृति है ये कृति है प्रकार से, और ये है आपकी फ्रांसीसी दिगोया की है। और उसके बाद है आपका दी वॉर जो है वो ऑटो डिस्क का है, और जो वुड कट है वो कैरोल समर्स का है। आप सभी को पता है कि वुड कट के रूप में जो है वो काम करने वाले कैरोल समर्स ही है, उन्होंने ही कास्ट पे काम किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर एक का चार और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ द डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ। नारायण श्रीधर बेंद्रे, मतलब जिसको हम शॉर्ट में NS बेंद्रे भी कहते हैं, के प्रसिद्ध
चित्रों की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन में दिया गया है द सनफ्लावर, दी थ्रेसिंग, दी जर्निस एंड दी काउ एंड द कफ। तो इसका जो सही आंसर है, तो इन किसके हमने जो चित्र है वो पहचाने हैं। तो सबसे पहले जो है द सनफ्लावर, तो ये एन एस बिंद्री जी का है, और द काउ एंड द काफ, तो ये भी जो है गाय और बछड़ा, तो ये भी जो है वो इन इन एन एस बिंद्री जी का ही है, एन एस बिंद्रे का ही है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। तो उस दार्शनिक का नाम बताए जिसने कहा था सौंदर्य संपूर्णता है, ब्यूटी इज परफेक्शंस। तो ऑप्शन में दिया गया है लियो टॉल्स्टॉय, बॉमगार्डन, रसिकन या हैगल। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके बॉमगार्डन। बॉमगार्डन ने कहा था कि सौंदर्य जो है वो पूर्णता है। तो इस वजह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उसको आपने आपस में मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है घनवाद, सेलोन द रिफ्यूजेंस, वैन ऑफ गॉड, दादावाद, और इसके सामने है 1853, 1907, 1916, 1863। तो सबसे पहले जो आपका पता है कि घनवाद का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1907 ईस्वी, और उसके बाद है लियोन द रिफ्यूज, इसका समय जो है वो 1863 का समय है सबसे पहले, मतलब इसका वो है। फिर है वैन कॉफ का है 1853 और फिर दादावाद का जो है वो आपके घनवाद के बाद आया, तो वो है आपका 1916 में इसका समय माना जाता है। तो ए का आपका सेकंड है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है बी में, तो इसका इस तरह से, और बी का 4 और सी का 1, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। जावा इंडोनेशिया में स्थित सबसे बड़े बौद्ध मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है अंगकोर वट मंदिर, बोरोबदूर मंदिर, प्रबंधन मंदिर या मोमोयामा मंदिर। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो, चाहे वो नेट का पेपर हो। तो ये देखने को बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोरोबदूर मंदिर। बोरोबदूर मंदिर जो कि एक बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर की इनकी महायान, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका एक मंदिर बनाया गया है आपके, और ये 19वीं सदी का है मंदिर। और इसमें जो है इसके जो ये मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर में जो है ग्रे एंडेसाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये मंदिर में जो है 9 मंच हैं, और इसमें जो 6 वर्गाकार और 3 गोलाकार, और इसके शीर्षक पर एक बहुत बड़ा जो है वो गुंबद भी है। तो इस तरह से ये जो इस शैली में जो ये बनाया गया था, तो ये बहुत ही सुंदर जो है वो एक प्रकार से वास्तुकला के रूप में अगर हम इस मंदिर को देखा जाए तो बहुत ही सुंदर एक बौद्ध मंदिर है, जो कि आपके जो है इंडोनेशिया जावा में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से बी बोरोबुदुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ। जापानी युकियो ई छापा कारोबार को ध्यान में रखते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन में दिया गया है डिज़ाइन का उत्कीर्ण, चित्र को स्थानांतरित करना, मुद्रण, प्रकाशन या कलाकारों का चयन करना। तो इसको आपने एक सीक्वेंस में लगाना है, आपको ये बात कही गई है। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कलाकारों का चयन सबसे पहले, कि कौन कौन से कलाकार है जो इसमें काम करेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद उसमें होता है चित्रों को स्थानांतरित करना, मतलब कि उसमें क्या क्या हमने पेंटिंग बनानी है, तो वो उस चीज़ों को दिखाया जाता है, उस चित्र को हम दिखाते हैं कि कौन सी पेंटिंग कहाँ पे किस पे निर्मित करनी है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद होता है डिज़ाइन का उत्कीर्ण, मतलब उसको, क्योंकि आपको पता है कि छापा कारोबार है, छापा मतलब कि छपाई, तो उसमें जो है डिज़ाइन को उत्कीर्ण करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है डिज़ाइन का उत्कीर्ण होता है, और उसके बाद होता है आपका मुद्रण, और फिर होता है आपका प्रकाशन, मतलब उसकी प्रिंटिंग होती है, और फिर इसको जो है वो हम पब्लिश करते हैं। तो ई सबसे पहले आपका ई आता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे जो एक चीज़ है, ऑप्शन बी EBACD, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन की तरफ। द विस्टा निम्नलिखित में से किस कलाकार का ड्राई पॉइंट है? तो आपको पता है कि ये देखो इसमें 2 क्वेश्चन है कि ड्राई पॉइंट है, लेकिन किस कलाकार का। तो ऑप्शन में दिया गया है पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रा, फ्रांसीसी डेगोया या मैक्स बैकमैन। तो जो ये द विस्टा है, तो ये है आपके रेम्ब्रा का विस्टा जो है, तो आपके रेम्ब्रा का एक जो है वो ड्राई पॉइंट का एक
पेंटिंग है या एक चित्र है। तो बी रेम्ब्रांड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में दिया गया है अगस्त रोंदा, पाब्लो पिकासो, बर्ननी, लोरेंज गिम्बर्ती, और इसके सामने है घनवाद, प्रभाववाद, प्रारंभिक नवजागरण और बरोक कला। तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं आपके अगस्त रोंदा, उनका संबंध जो है, आपको पता है कि अगस्त रोंदा का संबंध जो है वो प्रभाववाद से है, पाब्लो पिकासो का घनवाद से है, और जो आपके बर्ननी है उनका संबंध जो है वो बरोक कला से है, और जो आपके लोरेंजो गिबर्ती है इनका जो संबंध है वो आपके प्रारंभिक नवजागरण काल से है। मतलब सबसे पहले जो है इनकी सबसे बड़े जो है इसमें वो लोरेंजो गिबर्ती ही है, और इनका सबसे पहले जो प्रारंभिक जो नवजागरण काल हुआ था, यानी कि पुनर्जागरण काल जो हुआ था, उनका संबंध इसी आंदोलन से माना गया है। तो यहाँ पे एक का दो और दो का एक का दो का एक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टाइप वर्ग संरचना के भाग कौन से हैं? तो आपको बताना है क्रॉस बार, बेस लाइन, शोल्डर, लूप या कैपिटल। तो इसमें जो सबसे पहले आता है, आपको पता है कि जो आपके सबसे पहले आता है आपका जो क्रॉस बार, तो क्रॉस बार भी है, और फिर है आपका एक शोल्डर है, फिर आपका लूप है, ए सी डी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों, यानी कि क्रॉस बार हो गया, शोल्डर हो गया, लूप हो गया, ये आपके जो है फॉन्ट टाइप की संरचना है। बाकी जो कैपिटल है, बेस लाइन है, ये चीज़ इसका भाग नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ। कलाकार के रंग रजक रंग सिद्धांत में जब 3 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? तो जब हम जो है 3 प्राइमरी कलर को साथ में मिलाएंगे, मतलब इकट्ठा कर देंगे, प्राइमरी कलर मतलब लाल, पीला, नीला, ठीक है, येलो, रेड और ब्लू, ये प्राइमरी कलर माने जाते हैं, और जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो बनता है काला रंग। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कलाकार रिम्ब्रांट का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका लीडेन में। लीडेन जो कि वर्तमान में जिसको हम जो है हॉलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड भी कहते हैं इसको हम, हॉलैंड भी कहते हैं इसको हम, जो है वर्तमान में हॉलैंड भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो लीडेन है, इनका जन्म जो है वो 1607 ईस्वी में, 1607, जैसे कि मैंने अभी भी कहा था आपको इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन से पहले कि 1607 ईस्वी में इनका बर्थ हुआ था, और जो कि वर्तमान में अब जो है, पहले था लीडेन और वर्तमान में ये हॉलैंड है, और इनकी बहुत सारी इन्होंने जो है वो पेंटिंग बनाई है, ये बहुत अच्छी जो है वो पेंटर रही हैं, और जो प्रिंट मेकिंग का इन्होंने काम किया है, छापा चित्रकारी भी है इनकी, और इनकी ड्राइंग के लिए भी ये बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पे लीडेन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। सूची 1 में है टिम्पन, ब्लैंकेट, मास्टर कॉपी और बरर, उसके सामने है इंटेग्लियो, सीरीग्राफी, लिथोग्राफी, मुद्रणशिला जिसको हम बोलते हैं, या ऑफसेट प्रेस। तो सबसे पहले आपका है टिम्पन। टिम्पन का जो संबंध है वो आपके लिथोग्राफी यानी कि शिला चित्रण से माना गया है। फिर है आपका ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का प्रयोग तो आपको पता है कि वो लिथोग्राफी में होता है ताकि वो अच्छे से छप सके। फिर है आपकी मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी जो होती है वो होती है आपकी सेरियोग्राफी की, सेरियोग्राफी की मास्टर कॉपी होती है। फिर आपका जो लास्ट में आता है बरर, ये आपके इंटेग्लियो में होता है। तो इस तरह से 1 का 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी आपको कुछ कलाकार दिए गए हैं, जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी किस रूप में विख्यात है? तो आपको बताना है वो एक चित्रकार है, मूर्तिकार है, अधिवक्ता है, वास्तु कलाविद है, अभिनेता है। तो जो लियोनार्डो विंसी है तो वो आपके जो है, देखो पता है कि एक प्रकार से चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, और आपके वास्तु कलाविद भी है। तो ये अधिवक्ता और अभिनेता नहीं है, तो चित्रकार, मूर्तिकार, कला वस्तुविद है। तो इस तरह से ए बी डी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ, 91 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है आपको एक पिक्चर दी गई है, इसको आपने ध्यान से देखना है। थोड़ी सी मतलब ही सॉरी, वैसे तो डार्कनेस है इसमें काफ़ी, मतलब पर चलो फिर भी मेरे पास अब यही इसका प्रिंट था, तो मैंने इसको ही पता नहीं कैसे कैसे मैंने इसको लिया है, तो जितना मैं इसको पॉसिबल हो सकी मैं उतना ही आपको दिखा पाई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
तो इसमें जो एक पिक्चर दी गई है इसको आपने ध्यान से देखना है और 5 क्वेश्चन जो है वो इसी पिक्चर से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपने पहले भी नेट का पेपर दिया होगा या नहीं दिया है, तो आप अब इसको जान ले कि लास्ट के जो होते हैं आपके 10 नंबर जो होते हैं उसमें 2 पिक्चरें होती हैं, 2 पेंटिंग होती हैं, या कोई पेंटिंग हो या कोई वो कहीं की कोई फ़ोटो हो, उसको देख के आपको पहचाना होता है कि ये कहाँ का दृश्य है या कि ये किसकी पेंटिंग है। तो इस तरह से जो पहला है 91 से लेकर 95 तक, तो यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है, सॉरी एक फोटो दी गई है, उसमें से आपको पहचाना है कि ये कहाँ की है। तो यह स्मारक निम्नलिखित में से किस अवस्था का शानदार उदाहरण है। तो ऑप्शन में दिया गया है शैव धर्म, महायान चैत्य, हीनयान चैत्य या जैन धर्म। तो आपको पता है कि ये जो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो है आपका महायान चैत्य है, एक पास से महायान चैत्य है जो कि आपके अजंता से संबंधित है। ये एक्चुअल में ये अजंता की एक दृश्य है, और आपको पता है कि अजंता जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब कि एक जगह है, और जहाँ पे जो है वो महायान चैत्य के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है आपका 92 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है। जो ये स्टार्टिंग का जो ये अग्रभाग है ये क्या दिखाता है। तो मैंने अभी अभी कहा कि ये अजंता का है, तो ये अजंता की शो करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो अजंता की जो 30 गुफाएं जो है वो आपके जो है अर्ध चंद्राकार यानी कि सेमी सर्कल के रूप में जो है आपके अजंता में स्थित है। और इस तरह से जो है, तो ये भी जो इसका स्टार्टिंग वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये चीज़ भी जो है यही चीज़ दिखाती है। तो ये पूछा गया है, तो ये कहाँ का है, तो ये आपके अजंता का है। तो सी अजंता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन की तरफ। स्मारक के निर्माण काल की पहचान कीजिए। तो आपको पता है कि इसका निर्माण काल जो है वो किस काल में हुआ होगा, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है गुप्त, मौर्य, पल्लव, कुषाण। तो आपको पता है कि गुप्त काल में जो है ये चीज़ें बनी है, तो गुप्त काल का इसका समय पीरियड रहा है। नेक्स्ट है 94। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस धर्म को है। तो ये पता है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह स्मारक किस राज्य में है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपके जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको एक पेंटिंग दी गई है और इसको आपने देखना है। ये भी एक पिक्चर है, पर मैं इसको सही से नहीं दिखा पाई, इसमें थोड़ी सी डार्क है। तो ये जो पेंटिंग है, ये अब जो पेंटिंग आती है और ये पेंटिंग किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो प्रस्तुत जो चित्र है किस संग्रहालय में रखा गया है, सबसे पहले आपने ये बताना है। तो ये रखा गया है आपका NGMA नगमा, मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो इसको यहाँ पे रखा गया है। एक्चुअल में ये एक प्रकार की पेंटिंग है, मतलब कि और ये बहुत ही सुंदर ढंग से इनकी एक पेंटिंग बनाई गई है, जो कि बहुत ही पुरानी एक विधा से बनाई गई है, जिसका हम आगे जो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इसमें इस चित्र का शीर्षक बताइए। जो ये चित्र दिखाया गया है, चलो मैं इसमें कुछ जो है फूल पत्तियों जैसी दिखाई गई हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है आपको, पर फिर भी जो इसका जो विषय पूछा गया है वो है राधा विरह, वटिका में राधा, या विप्लव, या अभी सारिका। तो इसका जो संबंध जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राधा विरह। ये राधा का विरह दिखाया गया है इसमें, तो ए राधा विरह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहा गया कि इस चित्र के माध्यम की पहचान कीजिए। तो ये आपके टेम्परा में बनी हुई है, और जिसको बनाया गया है नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस जिनका जन्म 1882 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इसका ये टेम्परा विधि में वो जो है वो काम किया करते थे, और इस तरह से ये जो है बनाया गया है टेम्परा विधि में नंदलाल बोस के द्वारा। इस चित्र के चित्रकार का नाम बताओ। और देखो यहाँ पे भी बोले गए हैं कि नंदलाल बोस जो है इसके चित्रकार है, मैंने आपको अभी ही कहा था। और इस तरह से ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा काम किया है इन्होंने भारतीय कला को बाहर सबके सामने जो है लाने का। तो ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। और आज बढ़ते हैं आगे। आज की जो हमारी लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है प्रस्तुत चित्र के चित्रकार का निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंध है। तो आपको पता है कि नंदलाल बोस का संबंध जो है वो आपके बंगाल के साथ है। तो इस तरह से डी बंगाल इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम मिल देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।